हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों आज थोड़ा सा कुछ तबीयत सही नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्लास को लेने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्योंकि निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हाँ दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने आपको बताया था कि कैसे प्रांतीय चुनाव हुआ था। प्रांतीय चुनाव में कैसे मुस्लिम लीग जो है मुंह की खाई थी, यानी मुस्लिम लीग एकदम बुरी तरीके से हार गई थी। जो मुस्लिम लीग अपने आप को मुस्लिमों का बहुत बड़ा रहनुमाई बनने का प्रयास करती थी। मुस्लिमों की जो भी समस्याएं होती है उसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? मुस्लिम लीग कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती, न तो हिंदू महासभा कर सकती है। तो अब इस चुनाव के बाद मुस्लिम लीग की पूरी तरीके से पोल खुल गई थी कि मुस्लिम लीग की कितनी औकात है। दोस्तों, क्योंकि 482 रिजर्व सीटों में से मुस्लिम लीग केवल 106 सीट पर चुनाव जीती थी। अब इसके बाद हुआ क्या था दोस्तों? कांग्रेस ने 28 माह तक पूरा प्रांतों में अपना सरकार बनाया और 8 प्रांतों में सरकार चलाई थी। कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। 3 प्रांतों में मुस्लिम लीग ने अपने हिसाब से सरकार बनाया था गठबंधन के द्वारा। और अंतोगत हुआ क्या दोस्तों? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और इतिहास में इसी डेट को जो है क्या माना जाता है? इसी डेट को जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को अपना मित्र राष्ट्र घोषित करते हुए भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और यही जो लिनलिथगो ने भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया, इसी से नाराज होकर के वर्धा में कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है और यह निर्णय लिया जाता है कि सभी प्रांतीय सरकारें जो भी हैं वह इस्तीफा दे देंगे। और सभी सरकारों ने इस्तीफा दिया। 28 माह चली कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद हाँ दोस्तों, अब परिस्थितियां क्या हो रही हैं इसके आगे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे उसके बाद रामगढ़ अधिवेशन होता है। रामगढ़ अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन जिस समय हो रहा है उसकी परिस्थिति समझ जाइए बिहार में है दोस्तों। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद 1940 में वार्षिक अधिवेशन बिहार के रामगढ़ में होता है। जानकारी ये जान जाइए दोस्तों कि यह जो अधिवेशन हो रहा है रामगढ़ अधिवेशन, यह मार्च में हो रहा है। 15 से 18 मार्च के मध्य हो रहा है दोस्तों। कांग्रेस का मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद 1940 में वार्षिक अधिवेशन बिहार के रामगढ़ में हो रहा है। 15 से 18 मार्च के मध्य में हो रहा है। अमूमन जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था यह दिसंबर के लास्ट दिन में होता था, यानी 29, 30, 31 दिसंबर को होता था, लेकिन यहाँ पर मार्च में ही हो रहा है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के बदले केंद्र में अंतरिम सरकार गठन करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा ठीक है, अगर भारतीय लोग जो है अगर भारतीयों को आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना चाहते हैं तो भारतीयों के शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर दीजिए। तो अंतरिम सरकार के गठन की कांग्रेस मांग करते हैं। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा पूर्ण स्वाधीनता से नीचे कुछ भी नहीं होगा। जबकि एक और व्यक्ति थे, कांग्रेसी थे, एम.एन. राय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। दोस्तों, इनका मानना था कि जब आप द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं तो अंग्रेजों के पूरी तरीके से जो है विरोध करिए। लेकिन कांग्रेस जो है क्या मांग कर रही थी दोस्तों? कांग्रेस मांग कर रही थी कि अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए। अब आगे क्या हो रहा है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव 1940, लॉर्ड लिनलिथगो ये चाहते थे कि भारतीयों को किसी तरीके से अपने पक्ष में किया जाए, ताकि भारतीय लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग प्राप्त करें। हाँ दोस्तों, कांग्रेस की रामगढ़ घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप जनता का ध्यान भटकाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव लाया था कि ताकि अगर हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सुझाव दे दें, हम कुछ ऐसी बातें रख दें जिससे भारतीय सैनिक, भारतीय लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग प्राप्त करें। वो पुलाव क्या था? लॉर्ड लिनलिथगो ने देने का प्रयास किया। वो पुलाव कैसा था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को शिमला से अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। क्यों? क्योंकि शिमला से क्यों? कि आप सोच रहे होंगे कि शिमला से क्यों? दिल्ली होना चाहिए? नहीं, ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों की कहाँ होती थी? दिल्ली होती थी, वो शिमला होती थी गर्मियों के दिनों में, क्योंकि यूरोपीय लोग ठंडे प्रदेश के लोग होते थे। शिमला से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 8 अगस्त 1940 को। डेट जानते रहिए, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें यह प्रावधान था कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना कोई संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। यानी अगस्त प्रस्ताव में यह भी प्रस्ताव किया गया था। आप अगर प्रस्ताव को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अंग्रेजों की मंशा क्या थी। इसमें लिखा था
स्पष्ट रूप से लिखा था कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जाएगा, किसी भी प्रस्ताव पर बात नहीं बनेगी, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति अनिवार्य है। यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं मुस्लिमों को वीटो दिया जाएगा। अभी आप अगस्त प्रस्ताव की पूरी रूपरेखा पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी। हाँ दोस्तों, जैसे अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान, हमने इसीलिए इतिहास जो भी आपको पढ़ाते हैं एकदम बारीक टाइप कंटेंट के साथ एक एक लाइन को, एक एक शब्दों को अच्छे से उकेरते हुए आपके मध्य जो भी उलझन है उसे सुलझाते हुए आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अगस्त प्रस्ताव की स्वीकृतियां क्या क्या थी, अगस्त प्रस्ताव में प्रावधान क्या क्या थे, थोड़ा सा आप उससे समझ जाएंगे, तब आप अच्छे से लिथगो के माइंड सेटअप को आप अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे अंग्रेज की जो मानसिकता, यानी ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो अंग्रेज का जो मंत्रिमंडल है इंग्लैंड में, वो इस चीज को दे रहा है, तो उनकी मानसिकता भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे पहला प्रस्ताव क्या था, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि मूलक संविधान का गठन किया जाएगा और उसी द्वारा भारत का संविधान निर्मित किया जाएगा। यह निर्मित संविधान भारत का सर्वोच्च कानून होगा, इसी से भारत का शासन संचालित होगा। ध्यान रहे, पहली बार कोई सर्वोच्च पद पर बैठा अंग्रेज संविधान सभा के गठन की मांग भारतीयों की मान रहा है। यानी भारतीय लोग जो पहले से ही मांग कर रहे थे कि एक संविधान सभा के गठन कर दिया जाए जिससे हमारे शासन प्रशासन की देख रेख हो, लेकिन इस प्रस्ताव के बाद पहली लाइन में यह बात क्लियर हो गया था कि किसी सर्वोच्च पद पर बैठा वायसराय या स्वयं कह रहा कि संविधान सभा के निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के निर्माण किया जाएगा मतलब कि वही संविधान सभा के बाद संविधान निर्मित होगा और यही संविधान जो है क्या होगा, भारत का सर्वोच्च कानून होगा और इसी कानून के द्वारा भारत के शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं संचालित किया जाएगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा था। दबाव तो कुछ तो पड़ा है दोस्तों। दूसरी बात क्या थी, भारतीयों को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाएगा मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने दिया था। लेकिन आगे चल करके अभी देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट इसमें आता है कि अब ये मांग जो थी, यह मांग की बुनियादी जड़ें जो है अब वो सड़ चुकी हैं। अब डोमिनियन स्टेट नहीं, अब तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए है दोस्तों। इन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात मान लिया, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। जैसे भाई राज्य हैं, आपके ऊपर जैसे हमारा प्रभुत्व रहेगा, सेना हो गया, सेवा हो गया, ये सारी मुद्दों, इन सारे पदों पर अंग्रेज रहेंगे, आपको पूरा का पूरा डोमिनियन स्टेट दे दिया जाएगा। एक प्रकार से इन्होंने मांग किया था है दोस्तों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पर प्रतिक्रिया भी करते हैं। इनकी प्रतिक्रिया में किस तरीके की बातें रखते हैं दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिए। जैसे ये कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को दरवाजे में जड़ी जंग की कील की तरह बताया था और यह भी बताया था कि औपनिवेशिक, जो उन्होंने बताया था कि यह मांग मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। यानी औपनिवेशिक जो दर्जा आप दे रहे हैं, यह मांग हम बहुत पहले से कर चुके थे, अब यह मांग मृत्यु को प्राप्त कर चुकी है। और इसी अगस्त प्रस्ताव को ये कहते हैं कि यह दरवाजे में लगी जंग में कील की तरह बताते हैं अगस्त प्रस्ताव को। आगे देखिए कि भारतीयों को औपनिवेशिक राज्य दर्जा देने की मांग की थी, जबकि अब भारतीय लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी इनका होगा, राष्ट्रपति भी इनका होगा, मुख्यमंत्री भी इनका होगा, चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। यह मांग पूरी तरीके से अब लोग कर रहे थे। भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में भी शामिल किया जाएगा, यह भी शामिल हो गया। वायसराय की कार्यकारिणी यानी वायसराय के ऊपर भी दबाव आप बना सकते हैं, हमारे ऊपर भी दबाव बना सकते हैं। एक प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीयों का जो है क्या पाने का प्रयास कर रहे थे, किसी भी तरीके से भारतीयों का सहयोग प्राप्त हो जाए, भारतीय सैनिकों का सहयोग प्राप्त हो जाए, हम द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रंट पर लड़ सके हैं दोस्तों। इनका मानना था वायसराय की कार्यकारिणी में भी शामिल किया जाए। वायसराय की कार्यकारिणी मतलब 4-5 लोगों की जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी, जिसमें भारतीय लोग भी होंगे, वो लोग सहयोग देंगे, सुझाव देंगे, हमें बुद्धि विवेक देंगे कि ये जो मामला है, इस जो मैटर है ऐसे किया जाएगा, इस मैटर पे इस तरीके के निर्णय लिया जाएगा, जो भी सार्वजनिक मुद्दे होंगे। इनका मानना है ये था है दोस्तों। अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष प्रावधान होगा, यही इस समस्या का बड़ा मेन जड़ था। आप जो है बहुसंख्यक का ध्यान नहीं दे करके अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। अल्पसंख्यकों के हितों का विशेष प्रावधान होगा, थोड़ा सा इन्हें समझ जाइए कैसे क्या कह रहे हैं। एक युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन होगा और इसी के सलाह पर भारतीयों की रक्षा भारतीयों के सहयोग से की जाएगी। चलिए ये तो मान लो ठीक है, एक युद्ध सलाहकारी परिषद होगा और भारतीयों की रक्षा इन्हीं के आदेशानुसार किया जाएगा। ये तो बात यहाँ तक ठीक थी हाँ दोस्तों। लेकिन आगे देखिए क्या हो रहा है, भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। अब सोचिए, भारत का सत्ता ऐसे वर्ग को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। मतलब
आप सत्ता भी दे रहे हैं, यदि कोई उसका विपक्ष बन रहा है तो आप उसे जो है सत्ता नहीं सौंपेंगे। मतलब जैसे मान लेते हैं कांग्रेस को अगर सत्ता मिला, कांग्रेस का विरोध मुस्लिम लीग कर रही है, तो आप उस सत्ता को अपने हाथ में रख लेंगे। अब मुस्लिम लीग अगर सत्ता पा रही है, कांग्रेस अगर विरोध कर रही है, तब भी आप अपने हाथ में ले लेंगे। मतलब किसी भी तरीके से पक्ष होगा पर विपक्ष नहीं होगा, तो ये कौन सी सत्ता आप सौंप रहे हैं? अरे भाई कोई पक्ष होगा, कोई अगर शासन चलाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए विपक्ष होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि यदि कोई आपका विरोध करे, कोई शक्तिशाली वर्ग विरोध करेगा, अब जाहिर सी बात है जैसे कांग्रेस के हाथों में सत्ता जाएगी तो मुस्लिम लीग विरोध करेगी, और वो शक्तिशाली वर्ग है, तो आप जो है क्या करेंगे, आप सत्ता चलने नहीं देंगे, अपने हाथ में ले लेंगे। मुस्लिम लीग के हाथ में जाएगा तो कांग्रेस विरोध करेगी, फिर भी आप अपने हाथ में लेंगे। यानी इनकी मंशा पूरी तरीके से यही थी कि ये दोनों लोग आपस में कोलैप्स करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो सत्ता हमारे हाथों में रहेगी। इनका मेन पर्पज यही था। मुस्लिमों को वीटो दिया गया था, उपनिवेश के राज्य आदि के कारण अस्वीकार कर दिया गया। यानी इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने देखा कि अगस्त का जो लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला में जो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया था, इस प्रस्ताव में मुस्लिमों को वीटो दिया गया था। किसी भी कार्य में मुस्लिमों को वीटो दिया गया था, मतलब अल्पसंख्यकों को वीटो दिया गया था। अल्पसंख्यकों को वीटो देने का कहने का तात्पर्य पूरी तरीके से मुस्लिमों को वीटो दिया गया था। अब समझिए क्या परिस्थितियां ये क्रिएट कर दिए थे कि ताकि किसी भी परिस्थिति में आप अगर शासन को अपने हाथ में ले लें और चला भी न पाएंगे। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के निर्माण का मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध कर दिया? मान लिया चलिए कांग्रेस ने विरोध कर दिया, ठीक है भाई, कांग्रेस के पास सार्वजनिक मुद्दे थे, कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाया था, कांग्रेस को सब कुछ देखना था, तो ठीक है भाई, कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि आप मुस्लिमों को वीटो दे रहे हैं और डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं, जो कि अब वो मांग मर चुकी है। फिर भी मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध कर दिया इस अगस्त प्रस्ताव को? लॉर्ड लिथगो को लगा था कि शायद मुस्लिम लीग बात मान लेगी हमारी, तो मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध कर दिया? मुस्लिम लीग ने इसलिए विरोध कर दिया क्योंकि 23 मार्च, अब देखिए 15 से 18 मार्च के बीच में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 में। यानी 15 से 18 मार्च के बीच में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में होता है, और रामगढ़ अधिवेशन में यह घोषणा किया जाता है कि यदि भारतीय सैनिक या भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे, तो अंग्रेज उस शासन की चलाने के लिए भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। कांग्रेस ने यह घोषणा किया है। और इसके बाद इन्होंने यह घोषणा किया, प्रांतीय सरकार इसके पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, यह घोषणा किया कि ठीक है अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। उसके बाद यानी 15 से 18 मार्च 15 से 18 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है, और 23 मार्च को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है। 23 मार्च को मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन होता है, और वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र और 2 संविधान सभा गठन की मांग कर दिए थे। और इसीलिए इतिहास में पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। अब समझिए, यानी मुस्लिम लीग कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ नकल कर रही थी कि जिस धड़े पर कांग्रेस चल रही है उसी धड़े पर चल रही थी, लेकिन उसकी मांग केवल 2 राष्ट्र 2 संविधान की थी। हाँ दोस्तों, लाइट चली गई है, फिर भी हमारा क्लास जो था वो पूरा हो चुका था। हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने इसका क्यों विरोध किया? मुस्लिम लीग ने इसका विरोध इसीलिए किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग की बात नहीं थी, यानी पाकिस्तान के बारे में कहीं से कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका स्वाभाविक रूप से विरोध किया। हाँ दोस्तों, बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे क्लास में। क्लास कैसी लगी बताइएगा। लाइट चली गई है, सब कुछ आप देख सकते हैं, थोड़ा परेशानी है भाई, प्रॉब्लम है, क्या करें, फिर है। बहुत बहुत आभार।